हेलो ऑल, मैं वंदना फ्रॉम एओसी गुड़गांव। देखिए, हमारे घर आने वाली सभी चीजें, चाहे वो ग्रोसरी हो, कॉस्मेटिक या मेडिसिन, सभी चीजों पे दो इंपॉर्टेंट डेट मेंशन होती है, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी। क्यों? ताकि हम ये पता कर सके कि इस प्रोडक्ट का कंजम्पशन हमें किस टाइम के अंदर कर लेना है और किस टाइम के बाद उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे हेल्थ पर उस प्रोडक्ट का कोई एडवर्स इफेक्ट ना हो। तो इसी बात को लिंक करते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963 के साथ। देखिए, वहां पर भी दो इंपॉर्टेंट डेट होती हैं, एक कॉज ऑफ एक्शन की और दूसरी प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन की। ये जो टाइम लिमिट दी जाती है, इसके अंदर ही हमें अपना सूट, एप्लीकेशन या अपील कोर्ट के पास ले जाना होता है, ताकि वो हमें जुडिशियल रेमेडी प्रोवाइड कर सके। अगर वो डेट एक्सपायर हो जाए और उसके बाद हम कोर्ट जाते हैं, तो कोर्ट हमारी कोई भी मदद नहीं कर पाता। हाँ, हम एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज ले सकते हैं, पर जुडिशियल रेमेडीज बार हो जाएंगी, वो हमें हेल्प नहीं करेंगी। तो आज हम अपने वीडियो में उसी की बात करेंगे, लिमिटेशन एक्ट 1963। ये एक्ट 32 सेक्शन से मिलकर बना हुआ है। तो ये एक सीरीज ऑफ वीडियोस होगी, जिसे मैं 3 से 4 पार्ट में कवर करूंगी और हर पार्ट में 9 से 10 सेक्शंस कवर होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिए, ये पार्ट 1 है और इसमें मैं ऑलमोस्ट 9 to 10 सेक्शंस कवर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ, नेम ऑफ द एक्ट, लिमिटेशन एक्ट 1963। द एक्ट अप्लाइज होल ऑफ इंडिया और ये इफेक्टिव है 1 जनवरी 1964 से। लिमिटेशन एक्ट सारे सिविल मैटर से डील करता है एंड फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग इट विल नॉट अप्लाई until और unless it is specifically provided. फाइन। ये एक जनाब है जो कहीं जा रहे हैं, ये जा रहे हैं सूट, एप्लीकेशन या अपील फाइल करने, पर इनसे एक गलती हो गई है कि ये प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बाद जा रहे हैं ये सूट फाइल करने। तो कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि इनका लिमिटेशन ओवर हो चुका है, सीज हो चुका है, इनके रिक्वेस्ट को, इनके सूट को, इनके अपील को, एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया जाएगा। ये कोर्ट की ड्यूटी होती है कि अगर उनके पास ऐसी कोई भी एप्लीकेशन, अपील या सूट आती है जो प्रिस्क्राइब पीरियड के बाद आ रही है, तो कोर्ट उसे डिसमिस कर दे। अब यहाँ पे सूट क्या है? सूट का मतलब ये होता है कि अगर कोई केस है जो पहली बार कोर्ट में आ रहा है, कॉज ऑफ एक्शन हो गया। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? वाद दायर करना। मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो मेरे पास आज से राइट है कि मैं वो मैटर कोर्ट लेकर जाऊं। और पहली बार जब आप कोई मैटर कोर्ट लेकर जाते हो तो वो कहलाता है सूट। तो जो केस फाइल करता है वो प्लेंटिफ, जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है वो डिफेंडेंट। नेक्स्ट अपील है। आपकी जो कोर्ट है उसने क्या किया, अपने तरफ से एक डिक्री दे दी, आपको एक फैसला दे दिया। अगर आप उस फैसले से या डिफेंडेंट उस फैसले से खुश नहीं है, तो क्या किया जाएगा, यहाँ पर दोनों में से कोई एक पार्टी अपील करेगी हायर कोर्ट में, ताकि उस डिक्री का एक जुडिशियल एग्जामिनेशन हो सके। एंड लास्ट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होता है कि आपका कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है, केस का अभी ट्रायल ही चल रहा है और उसके बीच में आपको किसी तरह का टेम्परेरी रिलीफ चाहिए, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, इंटरिम ऑर्डर या कोई भी चीज का रिक्वेस्ट कर सकते हो। तो ये है आपका एप्लीकेशन। बेयर एक्ट ऑफ लिमिटेशन में सिर्फ एक ही शेड्यूल है जो कि आपको डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के लिए प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन के बारे में बताता है। आप उस शेड्यूल को रेफर करके ये जान सकते हो कि कितने समय में आपको कोर्ट पहुंच जाना है और किस दिन से आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो काउंट होना स्टार्ट होगा। अगर आपको डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, आप वहाँ से PDF फाइल डाउनलोड करके देख सकते हो। यहाँ पर मैंने क्या किया है, उस शेड्यूल को बहुत ही समराइज फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए खाली लिया हुआ है। तो देखिए, फर्स्ट डिवीजन इज फॉर सूट, सेकंड डिवीजन फॉर अपील, थर्ड डिवीजन इज फॉर एप्लीकेशन। अगर आप अपील करने जा रहे हो तो अपील के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन का ही टाइम दिया गया है। ओके, तो अपील 30 डेज, 60 डेज और 90 डेज। तो जैसे जैसे चेंज होंगे केसेस, वैसे वैसे आपका डे है ना वो चेंज हो जाता है। सूट, अगर मैटर कॉन्ट्रैक्ट का हो या अकाउंट का हो, डिक्लेरेशन का हो, डिक्री या इंस्ट्रूमेंट का हो, मूवेबल प्रॉपर्टी का हो, चल संपत्ति, जैसे कि आपकी कोई ज्वेलरी है, कार है, तो वो सारी चीज़ों को मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। या कोई ऐसा मैटर है जिसमें कोई भी प्रिस्क्राइब पीरियड लिमिटेशन का दिया ही ना गया हो, तो ऐसे सूट को फाइल करने के लिए आपको समय सीमा दी गई है 3 साल। वो मैटर कोर्ट के पास 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए, उसके बाद कोर्ट उसको एंटरटेन नहीं करेगा। अगर मैटर टॉर्ट से रिलेटेड है, टॉर्ट में ना देखिए बहुत कुछ है, आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ इतना समझिए कि जैसे मानहानि का केस हो जाता है, ठीक है, आपके साथ किसी तरह का लीगल आपके राइट को इन्फ्रिंज किया गया है, तो आपका जो है वो टॉर्ट में केस बनता है। तो यहाँ पर आपको जो टाइम दिया गया है वो 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का दिया गया है। अगर बात हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, जमीन, घर, ऐसी चीज़ों के लिए
टाइम पीरियड देखिए काफ़ी ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, 3 ईयर्स, 12 और 30 ईयर्स का भी, 30 ईयर्स का भी टाइम दिया गया है। आप 30 ईयर्स में भी सूट फाइल कर सकते हैं। ट्रस्ट एंड ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी तो आपको 3 एंड 12 ईयर्स का टाइम है, और मिसलिनियस मैटर्स के लिए आपको 1 ईयर, 3 ईयर्स, 12 एंड 30 ईयर्स का टाइम दिया गया है। देखिए जैसे जैसे मैटर्स चेंज होते हैं ना, टाइम आगे पीछे हो सकता है। नाउ थर्ड डिवीजन इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन स्पेसिफाइड केस का होगा तो 10 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, 3 ईयर एंड 12 ईयर। और अगर अदर एप्लीकेशन हो तो 3 ईयर्स में आपको कोर्ट आ जाना है। तो ये आपका वो शेड्यूल समराइज कर दिया मैंने यहाँ पर। आप बाकी शेड्यूल को डिटेल में भी रेफर करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ सेक्शन 4 देखिए, यहाँ पे लिखा है कोर्ट्स क्लोज्ड। एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ मैं। मुझे एक पार्टी पे केस करना है जहाँ पे मुझे प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिला है 3 ईयर्स का। मैं कभी भी 3 साल में जाकर उसके ऊपर केस फाइल कर सकती थी, पर मैंने उसे 3 साल तक इग्नोर करती गई। लास्ट डे पर मुझे याद आता है कि अगर मैंने आज इस पर सूट फाइल नहीं किया तो मैं फिर कर भी नहीं पाऊंगी। मैं जल्दी से कोर्ट जाती हूँ सूट फाइल करने, पर वहां पर मैंने क्या देखा कि कोर्ट बंद है। तो क्या हो गया है, वहां पे मेरा प्रिस्क्राइब पीरियड जो है वो एक्सपायर हो रहा है, और एक्सपायरी डे पर क्या हुआ है, कोर्ट भी क्लोज्ड है। तो क्या मैं उस पर केस कर सकती हूँ? आंसर इज यस, मैं उस पर केस कर सकती हूँ। कब? नेक्स्ट डे पर, या ये कहना ज्यादा सही होगा कि जब भी कोर्ट रीओपन होगी। मान लीजिए नेक्स्ट डे फिर से छुट्टी हुई तो कोर्ट फिर से बंद रही तो फिर जब भी कोर्ट ओपन होगी तब भी जाकर आप उसके ऊपर सूट फाइल कर सकते हैं। और एक बात मान लेते हैं, कोर्ट का जो वर्किंग आवर्स है वो 5 आवर्स का है, और उसमें कोर्ट 3 आवर्स क्या करी है, वो काम करी है, और 2 आवर्स के लिए कोर्ट बंद थी। तो वो 2 आवर्स में अगर मैं जाती हूँ सूट फाइल करने तब भी कोर्ट क्लोज थी। तो अब ये 2 आवर्स की वजह से मैं सूट फाइल नहीं कर पा रही ना, तो यहां पर भी मुझे सेक्शन 4 हेल्प करेगा, और मैं नेक्स्ट डे पे और जब भी कोर्ट रीओपन होगा तब भी सूट फाइल कर सकती हूं। ये है सेक्शन 4। इजी सा है, बहुत ही इजी सा। ना सेक्शन 5, इसे आप याद रखेंगे सफिशिएंट कॉज से, जो कि अप्लाई होता है अपील और एप्लीकेशन पे। सूट और एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 21 ऑफ सीपीसी एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे ये अप्लाई नहीं होता। क्या होता है सफिशिएंट कॉज, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मुझे एक कोर्ट में अपील लगानी है जिसके लिए लिमिटेशन पीरियड मुझे मिला हुआ है 30 डेज का, पर क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी मैं सही समय पे कोर्ट नहीं जा पाई अपनी अपील को लेकर। तो अब क्या होगा, मुझे ईच डे ऑफ डिले का रीज़न कोर्ट के सामने लाना होगा। अगर कोर्ट मेरे रीज़न से सेटिस्फाई हो जाती है तो वो मेरे डिले को एक्सेप्ट कर लेती है और मेरे अपील को सुनती है, मेरे अपील को एंटरटेन करती है। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि जो मैं रीजंस दे रही हूँ वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, रीजनेबल नहीं है, तो वो मेरे अपील को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो जो भी ग्राउंड कोर्ट को वैलिड लगेगा वो सफिशिएंट कॉज कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये ग्राउंड्स है जिसको हम सफिशिएंट कॉज मानते हैं। जैसे कि इसमें आता है रॉन्ग प्रैक्टिस ऑफ हाई कोर्ट, मिस्टेक ऑफ काउंसिल, रॉन्ग एडवाइस गिवन बाय एडवोकेट, ओके, सीरियस इलनेस ऑफ पार्टी, और कोई भी टाइम जो आपको लग जाता है सर्टिफाइड कॉपी लेने में डिक्री या जजमेंट की। तो इन चीज़ों को सफिशिएंट कॉज माना गया है। इसके अलावा भी अगर आप कोई ऐसा रीजन देते हो जो कोर्ट को लगे कि सफिशिएंट कॉज है तो उसे भी कोर्ट सफिशिएंट कॉज मान सकती है। ओके, तो ये सेक्शन 5 था। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 6 टॉक्स अबाउट लीगल डिसेबिलिटी। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट लीगल डिसेबिलिटी इंक्लूड ओनली माइनर, insane and idiot, means the people who cannot form a rational decision। ये सेक्शन 6 सूट पर और एप्लीकेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पर अप्लाई होगा, अपील और एप्लीकेशन पे नॉट एप्लीकेबल। सेक्शन 5 इसका अपोजिट था, जहाँ पर अपील और एप्लीकेशन पे सफिशिएंट कॉज अप्लाई होता था, वैसे यहाँ पर सूट पे और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे सेक्शन 6 अप्लाई होगा। अब सेक्शन 6 जो है वो सेक्शन 3 का एक एक्सेप्शन है। कैसे? देखिए, सेक्शन 3 बात करता है बार ऑफ लिमिटेशन की। मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर कोई भी केस कोर्ट के पास आता है लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद, तो कोर्ट जो है उसको कोई भी हेल्प नहीं करती, उसे जुडिशियल रेमेडी नहीं मिलती है। तो ऐसे केसेस में अगर वो बंदा लीगली डिसेबल हो तो उसे सेक्शन 6 का बेनिफिट मिल जाएगा, और लिमिटेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी वो मैटर कोर्ट लेकर आ सकता है और वहाँ पर उसे रेमेडी दी जाएगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, एक 12 साल का बच्चा है, माइनर, लीगली डिसेबल, कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद इसे जो लिमिटेशन पीरियड मिल रहा है वो बेसिकली 3 इयर्स का है। लेकिन अब ये 12 साल का बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो जाता ये सूट फाइल ही नहीं कर सकता। तो लिमिटेशन पीरियड पूरा अप्लाई करने के बाद भी ये 15 साल का ही होगा।
तो क्या ये सूट फाइल कर सकता है? नहीं। तो अब हमें वेट करना होगा जब तक कि ये माइनर मेजर ना हो जाए। तो इसकी लीगल डिसेबिलिटी को सीज होने में लग जाएंगे 6 ईयर्स। तो 6 ईयर्स के बाद ही इसका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट होगा। तो इसे मिलेगा पूरा फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन। होप आपको समझ में आया होगा। ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है जहां पर क्लियरली लिखा गया है कि आफ्टर द डिसेबिलिटी हैज सीज्ड, किसकी? इस लीगल डिसेबल पर्सन की। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 में ये बात दी गई है। अब हम करेंगे सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6। इसे स्टार्ट करते हैं। ये सबसेक्शन बात करता है ओवरलैपिंग ऑफ लीगल डिसेबिलिटीज की। मीन्स जहां पर एक पर्सन को एक साथ या तो 2 लीगल डिसेबिलिटीज हैं या तो उसकी एक लीगल डिसेबिलिटी स्टॉप होती उससे पहले ही उसको दूसरी लीगल डिसेबिलिटी अटैच हो जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक 12 ईयर चाइल्ड है जो एक लीगल डिसेबल हो गया क्योंकि वो केस फाइल नहीं कर सकता। कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद उसको बेसिकली लिमिटेशन पीरियड मिल रहा है 12 ईयर्स का। तो उसे सूट फाइल करने के लिए कितना टाइम चाहिए? 6 ईयर, क्योंकि वो तब एक मेजर बन जाएगा। लेकिन ये डिसेबिलिटी सीज होती उससे पहले ही एक्सीडेंटली उसे दूसरी लीगल डिसेबिलिटी अटैच हो जाती है। दैट इज वो पर्सन बिकम्स अ इनसेन। तो अब हमें वेट करना होगा कि जब तक वो एक साउंड माइंड का पर्सन ना हो जाए। मीन्स उसे लगातार 2 डिसेबिलिटी हो गई। तो यहां पर उसे फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन कब से मिलेगा? जब उसकी दोनों डिसेबिलिटी, दोनों लीगल डिसेबिलिटी क्या हो जाए? सीज हो जाए, स्टॉप हो जाए। तो यहां पर देखिए फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन उसे कब से मिल रहा है? जब उसकी दोनों डिसेबिलिटी सीज हो रही हैं। ये था आपका सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। अब हम कवर करेंगे सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। ये जरूरी नहीं है कि लीगल डिसेबिलिटी कभी ना कभी खत्म ही हो। कई बार लीगल डिसेबिलिटी इंसान के साथ ही खत्म होती है। तो ऐसे केसेस में लिमिटेशन पीरियड कैसे कैलकुलेट करें? एक एग्जांपल से देखते हैं। एक पर्सन है जो अनसाउंड माइंड का है। उस पर्सन के साथ जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ तो उसे फ्रेश लिमिटेशन पीरियड मिला 12 ईयर्स का। तो उसकी वो लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती तो वो केस कर पाता, पर उसकी लीगल डिसेबिलिटी खत्म होती उससे पहले ही वो गुजर गया। तो ऐसे केस में उसका लिमिटेशन पीरियड कब स्टार्ट होगा? तो ऐसे केस में उसके डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स जो भी होंगे, उनके बच्चे या उनके बेटर हाफ, वो क्या करेंगे? इस मैटर को ले जाएंगे कोर्ट आफ्टर देयर डेथ। तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फ्रेश पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलेगा। तो ये था सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 6। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 थोड़ा सा फनी एरिया है। इसे पहले तो रिलेट करते हैं प्रीवियस सबसेक्शन से। एक पर्सन अनसाउंड माइंड का, कॉज ऑफ एक्शन होने के बाद उसे मिलते हैं लिमिटेशन के 12 ईयर्स। क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है, वो तो केस फाइल ही नहीं कर सकता और वो कभी ठीक नहीं होता। मीन्स उसके मृत्यु हो जाती है, पर वो लीगली डिसेबल ही रहता है। तो ऐसे केसेस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करता है? केस को फाइल करता है। यही पढ़ा था हमने पिछले सबसेक्शन में। तो यहाँ पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो खुद भी लीगली डिसेबल्ड है, मतलब वो एक माइनर है, तो वो तो केस फाइल कर ही नहीं सकता। तो अब ऐसे केस में लिमिटेशन कब से स्टार्ट होगा? जब ये माइनर मेजर हो जाएगा, जब इसकी लीगल डिसेबिलिटी सीज होगी। तो ऐसे केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड कब से मिलेगा? जब ये खुद क्या हो जाएगा? मेजर हो जाएगा। तो यही है आपका सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 6। ये लास्ट सबसेक्शन है। डायरेक्टली एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। कॉज ऑफ एक्शन अराइज होने के बाद जो भी बेसिक लिमिटेशन पीरियड मिलता है उसमें सूट फाइल कर देना चाहिए। लेकिन अगर पर्सन लीगली डिसेबल हो तो उसे वेट करना होता है उसकी लीगल डिसेबिलिटी के स्टॉप होने की। तो इस केस में इस पर्सन की लीगल डिसेबिलिटी स्टॉप हो चुकी है, इसलिए इसे मिला है फ्रेश स्पेसिफाइड प्रिस्क्राइब पीरियड। तो इसको इस टाइम के अंदर सूट फाइल कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये बन चुका है एक नॉर्मल पर्सन। पर ये सूट फाइल करता उससे पहले ही हो गई इसकी डेथ। तो क्या अब इस केस में इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को फ्रेश पीरियड मिलेगा सूट फाइल करने के लिए? आंसर इज नो। बिकॉज एक बार अगर आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है रन करना, तो कोई भी सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी उस टाइम को रोक नहीं सकती है। तो इस केस में जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिर्फ बैलेंस टाइम ही मिलेगा, जो कि उसे यूज करके उसमें ही उसे सूट फाइल करना होगा। तो यहाँ पर मना करा गया है कि आपको बीइंग अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कोई फ्रेश पीरियड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखो लिख दिया है नो फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड। तो ये था आपका सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 6। यहाँ पे जो माइनर की डेफिनेशन है उसके अंदर उन बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है जो मदर के वुम में है। तो इसी के साथ सेक्शन 6 कंप्लीट हुआ। तो सेक्शन 7 भी अप्लाई होता है सूट पे और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री पे। एप्लीकेशन एंड अपील पे नॉट अप्लाई।
सेम एज प्रीवियस सेक्शन। फाइन। यहाँ पर आप देखिए लिखा है सेवरल पर्सन ज्वाइंटली एंटाइटल, मतलब यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा है, सेवरल पर्सन, और वो जो सूट फाइल करेंगे वो ज्वाइंटली करेंगे। एग्जाम्पल में समझते हैं। ए है, बी है, सी है और एक माइनर है। ये चारों लोगों को सूट फाइल करना है किस पे? मिस्टर डी पे। इन सबको मिलकर सूट फाइल करना है, लेकिन आप ध्यान दें तो यहाँ पर एक पर्सन माइनर भी है, तो ये सारे जो सूट फाइल करेंगे प्लेंटिफ्स हैं और जिसके ऊपर सूट फाइल होगा वो एक डिफेंडेंट है। फाइन। तो क्योंकि एक पर्सन माइनर है वो लीगली डिसेबल हो गया, क्योंकि वो लीगली डिसेबल है वो सूट फाइल कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही है कि सारे प्लेंटिफ्स को या तो वो वेट करें इस माइनर के मेजर होने का या तो सूट फाइल करें। तो क्या ये अलाउड होगा लॉ में कि ये डायरेक्टली सूट फाइल करें विदाउट माइनर, ताकि वो डिफेंडेंट जो है वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो सके? तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन है। व्हेन प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन विल स्टार्ट टू रन, हमें वेट करना होगा माइनर के मेजर होने का या फिर हमें डायरेक्टली सूट फाइल कर देना चाहिए? तो ये क्या पॉसिबिलिटीज़ है? तो फर्स्ट है कि आपको वेट नहीं करने की ज़रूरत है, आप तुरंत से क्या कर सकते हैं? सूट फाइल कर सकते हैं। ये बंदा भले ही माइनर हो आप फिर भी सूट फाइल कर सकते हैं। कब? जब आप में से कोई एक, ए बी सी में से कोई एक माइनर के बदले में इस डिफेंडेंट को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर सके। मतलब आप ये बात कहने के लिए कैपेबल हो कि माइनर की कंसर्ट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और डिफेंडेंट माइनर की लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगा। तो ये कौन से कॉन्सेप्ट में पॉसिबल है? ये पॉसिबल है एक पार्टनर के केस में, कर्ता के केस में, ज्वाइंट प्रोमिसी और को एग्जीक्यूटर के केसेस में। ये केसेस ऐसे होते हैं जहां पर किसी एक माइनर अगर होता भी है तो उसकी बिना कंसर्ट के भी डिफेंडेंट को उसकी लाइबिलिटी से बरी किया जा सकता है, मुक्त किया जा सकता है। लेकिन अगर इनके बीच में ऐसा रिलेशन नहीं है तो इन्हें वेट करना होगा तब तक जब तक कि ये माइनर मेजर ना हो जाए, मतलब ये 18 ईयर कंप्लीट ना कर ले, या तब तक वेट करना होगा जब तक कि इनमें से कोई एक कैपेबल ना हो जाए उस पर्सन को डिस्चार्ज करने के माइनर के बिहाफ में। सो दिस वाज सेक्शन 7। लेट्स मूव। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की। एक छोटा सा सेक्शन है। नथिंग इन सेक्शन 6 और इन सेक्शन 7 अप्लाइज टू सूट टू एनफोर्स राइट ऑफ प्रियम्पशन। सेक्शन 6 और 7 में लिखी गई कोई भी बातें राइट ऑफ प्रियम्पशन पर अप्लाई नहीं होती। क्या होता है राइट ऑफ प्रियम्पशन? देख लेते हैं। ये एक पैतृक प्रॉपर्टी है, उसको 4 भाई के बीच में बंटवारा कर दिया गया। ये आप हैं, मान लीजिए इस ऑप्शन में ये आपकी जमीन है और आप ये जमीन बेचना चाहते हैं किसी मिस्टर एक्स को। क्या आप बेच सकते हैं डायरेक्टली? नहीं, क्योंकि ये एक पैतृक प्रॉपर्टी है। आपको मिस्टर बी, डी और सी से कंसर्ट लेनी होगी। अगर उनको इंटरेस्ट होगा तो वो पहले ये प्रॉपर्टी खरीदेंगे, अगर वो नहीं खरीदना चाहेंगे तो ही आप ये प्रॉपर्टी किसी आउटसाइडर्स को बेच सकते हो। तो दे हैव ऑप्शन टू बाय फर्स्ट, दे हैव फर्स्ट ऑप्शन टू बाय दिस प्रॉपर्टी। तो इसी को कहते हैं राइट ऑफ प्रियम्पशन। नाउ आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था सेक्शन 6 और 7 में कि आपको यहाँ पर कुछ लीगल डिसेबिलिटीज होती हैं जिसकी वजह से आप वो जो मैटर होता है, सूट होता है, उसको कोर्ट नहीं ले जा पाते। आप वेट करते हैं जब आपका वो लीगल डिसेबिलिटी सीज हो जाता है तो उसके बाद ही आप कोर्ट जाकर सूट फाइल कर सकते हैं और उसके लिए आपको फ्रेश पूरा प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ लिमिटेशन मिलता है। लेकिन यहाँ पर सेक्शन 8 क्या करता है? लीगल डिसेबिलिटी सीज होने के बाद जो मिलने वाला फ्रेश प्रिस्क्राइब पीरियड है उस पर लिमिट लगा देता है 3 ईयर्स का, कि आपको भले ही ओरिजिनली प्रिस्क्राइब पीरियड 30 ईयर्स या 12 ईयर्स मिला हो, लेकिन लीगल डिसेबिलिटी के स्टॉप होने के बाद, सीज होने के बाद आपको जो फ्रेश टाइम मिलेगा वो 3 ईयर से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये एक ओवरराइडिंग इफेक्ट रखता है सेक्शन 6 और 7 पे। तो यहाँ पर आपका सेक्शन 8 खत्म हो गया। सेक्शन 9 आज का हमारा लास्ट सेक्शन है जो कि बात करता है कॉन्टिन्यूअस रनिंग ऑफ टाइम के बारे में। ये बताता है कि एक बार अगर आपका लिमिटेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है रन करना तो फिर कोई भी डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी उसे रोक नहीं सकती। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ, उसके बाद आपको सूट फाइल करने के लिए मिले लिमिटेशन पीरियड के 3 ईयर्स और उस टाइम पे आप एकदम परफेक्ट हैं, लेकिन आपने मेजर टाइम वेस्ट कर दिया, सूट फाइल ही नहीं किया। अब एक्सीडेंटली आपके साथ कुछ ऐसे हुआ कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते क्योंकि आप हो गए एक तरह से आप इनकैपेबल, डिसेबल हो गए।
तो अब क्या आपको फ्रेश टाइम मिलेगा सूट फाइल करने के लिए लिमिटेशन का? आंसर इज नो, नहीं मिलेगा। नो बेनिफिट ऑफ सेक्शन 6, 7 एंड 8। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपको जो टाइम दिया गया था उसमें ही आपको टाइम में ही सूट फाइल कर देना चाहिए था। एक बार लिमिटेशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो सब्सिक्वेंटली आने वाली कोई भी डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी आपके टाइम को स्टॉप नहीं कर सकती, लिमिटेशन की टाइम को स्टॉप नहीं कर सकती। वेयर वन टाइम हैज बिगन टू रन, नो सब्सिक्वेंट डिसेबिलिटी और इनेबिलिटी टू इंस्टीट्यूट सूट और मेक एन एप्लीकेशन स्टॉप इट। तो इसी के साथ सेक्शन 9 भी खत्म हो गया। सेक्शन 10 और आगे आने वाले सेक्शंस के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को एक्टिवेट कर लें ताकि सारे ही वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।